देखो, बायोलॉजी में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र में हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जो दांत हैं वो तुम्हारे मुख गुहा के अंतर्गत आते हैं, और दांतों के बारे में हमने डिटेल अध्ययन कर लिया था। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भोजन जो है वो जो मुख गुहा में रखा जाता है, जिससे दांत क्या है उसको तोड़ ताड़ देते हैं, एकदम महीन महीन कर लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा दांत में हमने आपको बताया था मुख गुहा के अंतर्गत क्या आता है, दांत आते हैं, जीभ आती है और लार ग्रंथियां आती हैं। क्या आती हैं? लार। अब दांत तो हमारा क्या, उनका काम क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे महीन महीन बारीक टुकड़ों में पीसना होता है, दांतों का कार्य। और दांत कितने प्रकार के होते हैं ये सब डिटेल अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। ठीक। आज हमें लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो लार ग्रंथियां क्या होती है समझते हैं। जो आदमी है इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ लगभग तीन तीन लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी होती हैं? तीन। तो कुल मिलाकर के लार ग्रंथियां जो टोटल होती हैं 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6। जोड़ी में पूछेगा तो 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं आदमी के। ठीक है। कितने जोड़ी होती है लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी। लार ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? तो लार ग्रंथियों के कई कार्य होते हैं। जैसे हम कहीं छोटा बच्चा जो होता है उसका देखो अक्सर उसका लार यहाँ से गिरा करता है, ऐसे यहाँ से वो चुरा। जनरली अगर आप देखोगे छोटे बच्चों के लार जो होती है वो ज़्यादातर वयस्क लोगों की तुलना में ज़्यादा गिरा करती है। कुछ भी करेगा, रोएगा, क्या क्या करेगा, इधर आराम से लार चुरा रहा है करके इधर गिराता रहता है कि नहीं, अक्सर उसके ज़्यादातर लार निकलती है। क्यों निकलती है उसका भी एक कारण है। जबकि जो व्यस्त हो जाता है व्यक्ति, उसमें जो लार है वो अपेक्षाकृत उतनी ज़्यादा नहीं गिरती जितना छोटा बच्चे के अंदर गिरती है। ठीक है। तो लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3। 3 जोड़ी टोटल होती है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। ठीक। पहले हम क्या करेंगे, लार ग्रंथियों के नाम को याद कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी एक लार ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है उसको क्या बोलते हैं? पैरोटिड। देखो अभी हम उसका लार ग्रंथियों का फिगर भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है एकदम थैलीनुमा बनी होती है। सबसे पहले हमने आपको बताया ऐसे ये आदमी का मुख हो गया, ऐसे बना देते हैं मुख, ये नाक हो गई। ठीक। इस तरीके से मुंह बना दें। ठीक। ये मुख हो गया ऐसे। तो यहाँ से इधर गला उसका हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे। ठीक है। ये तो यहाँ पे तुम्हारा इसका जो आदमी का ये मुख है, इधर अपना उसका दांत वगैरह होगा, और इधर ये लार ग्रंथियाँ यहाँ पर होती हैं। तो एक ये बड़ी वाली है, एक छोटी। ठीक। एक और ऐसे बनी है। ठीक है। तो जो बड़ी है जो बड़ी वाली है इसको कहते हैं पैरोटिड। जो बड़ी वाली है उसको क्या कहते हैं? पैरोटिड। दूसरी होती है सबलिंगुअल। क्या होती है? सबलिंगुअल। और एक होती है सबमंडिबुलर। क्या होती है? सबमंडिबुलर। 3 प्रकार की होती हैं लार ग्रंथियाँ। कितनी होती हैं? 3। बात समझ पाए? ये 3 इधर हैं तो 3 उधर भी है, टोटल 6 होती हैं। कुल मिलाकर कितनी होती हैं? 6। जोड़ी कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। तो यानी सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है इसको क्या कहते हैं? पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि को पैरोटिड। सबसे इसके बाद आगे चलेंगे नीचे, तो जैसे ये सबसे बड़ी, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, यानी सबसे छोटी कौन हुई? सबलिंगुअल। सबसे छोटी कौन हुई? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल सबसे छोटी होती है। अगर आपसे क्रम पूछा जाए कि हमारा सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी आ जाएगी पैरोटिड, ये सबसे बड़ी पैरोटिड। फिर उससे छोटी कौन है? तो उससे छोटी है सब मंडिबुलर। फिर उससे छोटी कौन है? सबलिंगुअल। कौन सी है? सबलिंगुअल। बात समझ पाए? ठीक है। इसका मतलब मैथ में आप लोग ये चीजें जानते हो, इसका मतलब ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो सबसे बड़ी पैरोटिड, सबसे बड़ी पैरोटिड, सबसे बड़ी पैरोटिड, उससे छोटी सबमंडिबुलर, उससे छोटी सबमंडिबुलर, सबसे छोटी सबलिंगुअल। सबसे बड़ी पैरोटिड, सबसे बड़ी पैरोटिड, उससे छोटी सबमंडिबुलर, उससे छोटी सबलिंगुअल, उससे छोटी सबलिंगुअल, सबसे छोटी हो जाएगी सबलिंगुअल। ठीक है। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो 3 ये आपको ग्रंथियां याद कर लेनी। क्लियर? ठीक। तीनों के नाम याद हो गए। अब इन तीनों ग्रंथियों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आदमी जो नॉर्मल आदमी जो होता है, अगर देखा जाए पूरे जीवन मतलब पूरे दिन में, एक दिन में उसके जो मुख से निकलती है लार, पूरा मुख जो लार होती है भोजन सहित, वो जब खा पी जाता है पूरा लार जो है क्या, भोजन जब आप खाते हो तो खाने के बाद दांत तो कूच काट देते हैं एकदम भोजन को, और कूचने के बाद लार जो इस भोजन में मिक्स हो जाती है, एकदम चिपचिपा भोजन को बना देता है। आता है कि नहीं? तो वो जो लार है वो सबके अंदर ही चली आती है। तो टोटल जो लार ग्रंथियों से लार निकलती है एक दिन में एक वयस्क व्यक्ति के अंदर से, वो 1.5 लीटर लार निकलती है। कितनी निकलती है? 1.5। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे मतलब पूरा दिन अगर लार से चुहा करके चुहावता रहो तो लगभग 1.5 लीटर, 1 लीटर से ऊपर 1.5 लीटर लार निकलेगी। कितनी निकलेगी? क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें 1.5 लीटर से ज़्यादा निकलती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? 1.5 लीटर से ज़्यादा निकलती है। तो वयस्क हो गया, उसमें लगभग नॉर्मल जो व्यक्ति होता है एक दिन में कितनी? 1.5 लीटर लार, और जबकि अन्य जो छोटे बच्चे होते हैं 1.5 लीटर से ज़्यादा उनके अंदर लार होती है। बात समझ पा रहे कि नहीं? और लार का मेन कार्य क्या है ये समझते हैं। लार का मेन देखो कई काम होते हैं लार के, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करता है, लार जो होता है कीटाणुओं की रक्षा करता है। कीटाणुओं से बुझे, मान लो कोई चीज़ तुम गए और जा करके सेब, मतलब अमरूद की बगीचे से वहाँ से अमरूद तोड़ करके तुम ले आए, अमरूद तोड़ के लाए, मान लो धोए हो ना, इसे खा गए,
अब अगर इसे तुम खाओगे तो हो सकता है उसमें कीटाणु बैक्टीरिया हो, ठीक है, क्या हो, कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह हो, तो वो छोटी छोटी चीज़ें अगर लगी हैं तो खाओगे तो वो जा करके तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। तो जैसे ही तुम उसको खाओगे और मार एकदम कूच काच के दांत उसके कूच काच देंगे, लार वहाँ मिक्स कर हो जाएगी। मिक्स होने के बाद जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो लार के द्वारा ही मारे जाते हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं? अंदर जाएगा तो थोड़ा बहुत जो बच भी गया तो अंदर पेट जो है वो सब मार मुर के खत्म करेगा। तो वो आगे आपको पढ़ाएंगे कि अंदर यहाँ ग्रसनी के बाद जब यहाँ पहुँचेगा तो पेट में भी एक जैसी जगह है जो क्या करता है, HCl वहाँ पर मिला मिलू के उसको पूरा खत्म कर देता है बैक्टीरिया वगैरह को। बात समझ पा रहे कि नहीं? क्लियर? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की, कि लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की, और टोटल कितनी होती हैं? 6। सबसे बड़ी पैरोटिड, सबसे छोटी सबलिंगुअल। सबसे छोटी कौन हो गई? सबलिंगुअल। एक दिन में आदमी कितना लार चुहाता है? 1.5 लीटर। चुहाता नहीं मतलब वो पूरा अंदर अपना निगल जाता है भोजन के साथ है। बच्चे लोग चुहाते रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन देखो होता क्या, छोटा बच्चा होता है, मतलब वो छोटा है, अब उसको अगर तुम दूध वगैरह दे दो, कोई भी चीज़ दो, क्या हो कि बचपन में मुख्य आदत होती है, कोई भी चीज़ दे दो पकड़ा दो तुरंत खाने लगी होगा। क्या उसका कुछ भी नहीं मतलब है, सिर्फ खाने से मतलब है। यानी उसका छोटा बचपन जो बच्चा होता है उसको हर चीज़ खाने वाली दिखती है। तो अपन उंगली दे दो, बाबू बाबू बाबू, उंगली पकड़ के चबाने लगी, लार चुहा डाली वहाँ करिया चुहाती नहीं, ऐसा करता है कि नहीं? तो छोटा बच्चा जो होता है हर चीज़ उसको खाने की ऐसा लगता है कि ये भी मेरे खाने लिए। और तुम दिन भर अगर मुँह निप्पल ठांसे रहा होगा ना तो वो पिए रही दिन भर दूध, चाहे पेट में कुछ भी हो, फिर दिन भर एकदम पिए रही हो, दिन भर चाहे भूख लगे चाहे ना लगे, लेकिन उसको खाने को चाहिए, हर चीज़ उसको खाने वाली दिखती है। तो अगर मान लो जो छोटा बच्चा है, मान लो कोई भी चीज़ दिख गई उसको, पड़ी मुंह में डाल दिया। अब जब बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, कोई भी चीज़ हाथ में लग गई तो चीज़ों में गंदी बंदी होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह होगी नहीं। तो भगवान जानता था कि ये बच्चा जो है बड़ा दुष्ट होता है, अगर एक है ये सब चीज़ें अपने मुंह जानता तो है नहीं कुछ, सब चीज़ें ऐसे मुंह में डालेगा और मान लो बैक्टीरिया वाली मुंह में चली गई तो बहुत जल्दी बीमार होगा। तो भगवान क्या करता है कि उसके लार ज़्यादा एक्स्ट्रा लार गिराने लगता है। एक्स्ट्रा लार का गिराते लगता है क्योंकि लार से कुछ एंजाइम निकलते हैं। कौन निकलते हैं? एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं? कुछ एंजाइमों का काम ये होता है कि भोजन को कुछ चिपचिपा बनाते हैं, कुछ का काम ये होता है कि मोटी मोटी चीज़ों को, चोकर वगैरह को क्या कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, और कुछ का कार्य होता है कि वो कीटाणु विषाणुओं को मारते हैं। तो जो तुम्हारा एंजाइम निकलते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखिए कि जो बच्चा होता है उसकी लार में कितने एंजाइम होते हैं। तो बच्चा या कोई भी व्यक्ति, उसके एंजाइम कितने होते हैं? टोटल 4। कोई भी व्यक्ति होगा, कुल मिला के एंजाइम कितने निकलते हैं? जो लार निकल रही है पानी नहीं है केवल, इस लार में 4 प्रकार के एंजाइम है। कितने हैं? 4। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहला एंजाइम होता है उसको कहते हैं लाइसोजाइम। क्या कहते हैं? लाइसोजाइम। सबसे पहला एंजाइम कौन सा होता है? लाइसोजाइम। तो जो बच्चा होता है ना, वो कि देखो यहीं पर लार चू कर दी, हिन चू कर दी, इधर उधर तो गंदा उंदा बन रहा है, तो लाइसोजाइम क्या करता है? बच्चा के अगर देखो बैक्टीरिया वगैरह लगा या कोई चीज और डाल रहे तो लाइसोजाइम क्या करता है? उसकी बैक्टीरिया को उसी से मार देता है। लार जो है, लार में कौन है? लाइसोजाइम। लार में कौन है? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम का कार्य क्या है? बैक्टीरियो को मारना। किसको मारना? बैक्टीरिया। तो बच्चा मान लो कोई चीज करके खा रहा हो, वैसे चबा चलो जा रहा हो, बैक्टीरिया लगी रहा है, क्या लगी रहा है? बैक्टीरिया। तो उसके अंदर इतनी लारें गिर रही कि लार ज्यादा चुपर जाइए, अपन उंगली छोड़ रही हो तो तुम्हारी उंगली ज्यादा गील हो जी तुम्हारे अपेक्षा। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो लार में होता है लाइसोजाइम। कौन होता है? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम देखिए कि अरे मतलब बैक्टीरिया है, तो लाइसोजाइम क्या करिए? तुरंत वो बैक्टीरिया को मार देगा। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? बैक्टीरिया को मारना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसीलिए छोटे बच्चों में ज्यादा लार गिरती है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि वो छोटे बच्चे ज्यादातर चीजों को खाने का प्रयास करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह गंदी गंदी चीजें खाएंगे, तो बैक्टीरिया अगर होगा तो वो लाइसोजाइम मार देता है। आगे आगे देखते हैं दूसरा प्रकार। पहला हो गया कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? 4। टोटल याद रखना है, पहले 4 एंजाइम याद रखना है, ठीक है? सबसे पहला हो गया लाइसोजाइम। सबसे पहला कौन हो गया? लाइसोजाइम। दूसरा टाइलिन और डाइस्टेज, एक साथ याद करो, टाइलिन डाइस्टेज। दूसरा कौन हो गया? टाइलिन डाइस्टेज, टाइलिन डाइस्टेज, टाइलिन डाइस्टेज। चौथा याद करना है म्यूलिन। क्या याद करना है? म्यूलिन। सबसे पहला कौन सा हो गया? लाइसोजाइम। सबसे पहला कौन सा लार ग्रंथि मिल करता? लाइसोजाइम। सबसे पहला लाइसोजाइम। दूसरा टाइलिन और डाइस्टेज, टाइलिन डाइस्टेज, टाइलिन डाइस्टेज, और लास्ट वाला म्यूलिन। ठीक। तो लार ग्रंथियों से तो कितने प्रकार का एंजाइम निकलता है? 4 प्रकार का। ये लार निकलती है, लार में एंजाइम कितना होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? लाइसोजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम। दूसरा टाइलिन, तीसरा डाइस्टेज, चौथा म्यूलिन। तो जो लाइसोजाइम होता है सबसे ज्यादा मात्रा में लाइसोजाइम ही निकलता है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन निकलता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम है यही है कि कीटाणु का मार मुर के साफ कर देना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे भैंस वगैरह हो गई तो इन लोगों में भी देखो लार वगैरह निकलती रहती है, अपना एकदम चुगाती रहती है, ऐसे मुंह चलाती रहती हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह जो हो उसमें। देखो ये क्या करते हैं, खाना ना खाने के बाद मुंह ऐसे चलाती रहती हैं। तो भैंस जानवर वगैरह हो गए। इसके अलावा बच्चों में ज़्यादातर होता है लार वाला सिस्टम, बच्चों में आप लोगों ने ज़्यादा देखा होगा। तो लाइसोजाइम का कार्य कीटाणु का मारना। अब दूसरा जल्दी देखते हैं इनका क्या कार्य होता है। टाइलिन और डाइस्टेज, ये दो चीज़ें क्या करती हैं? मान लो कोनो भी खाना आप अगर खाओगे, तो खाना आप खाओगे, रोटी वगैरह खाओगे, तो कोई भी चीज़ खाओ तो उसमें उसकी मोटी परत होती है। परत का मतलब ये समझो, जैसे अनाज है,
अनाज, मान लो गेहूँ हो गया है, तो गेहूँ के ऊपर पतली पतली परत होती है कि नहीं, जो पतली पतली परत होती है उसका उचार दो तो उचारने का क्या बनेगा, चोकर। ठीक है, तो किसी भी अनाज की जो ऊपर की पतली परत होती है उसे क्या कहते हैं, चोकर। क्या कहेंगे, चोकर। उसका निकाल दिन जाए उसी चोकर बनेगा, और उसको साइंस की भाषा में मंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मंड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो जैसे चना खा रहे हो तो चना का छिलका सहित खा जाता है कि नहीं, है, तो उसका मंड हुआ कि नहीं ऊपर वाला। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और अनाज खाओगे, जो भी फल वगैरह खाओगे उसका भी तो ऊपर छिलका होगा। तो जो मंड होता है, मंड को पचाने का काम जो है कौन करता है, जल्दी से मंड को पचाने का काम ये लोग करते हैं, टाइलिन और डाइस्टेज। और ये मंड को सकरा में बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, सकरा में। मंड को सकरा में बदल देते हैं। मेरी बात समझ पाए, सकरा मतलब कार्बोहाइड्रेट, इससे बनेगा तुम्हारा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये टाइलिन और डाइस्टेज का काम समझ में आया। क्या करते हैं टाइलिन और डाइस्टेज, मंड को सकरा में बदलते हैं। इसके अलावा आगे म्यूलिन जो है, म्यूलिन क्या करता है, जैसे तुम भोजन करोगे तो भोजन को चिपचिपा बनाने का काम लीवर लीवर वाला है एकदम। जैसे मान लो आदमी ऐसे खाइस और खाने के बाद भोजन जैसे यहाँ पे जाएगा कूट काट देगा और वहाँ फिर मिक्स कर देगा। कौन मिक्स करेगा, म्यूलिन। भोजन को चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है, म्यूलिन। कौन करता है, म्यूलिन। जैसे भोजन है उसको मान लो तुम कूट लो, कूटने के बाद पानी से मिलाओ तो वैसे चिपचिपा नहीं होगा जैसे मुंह में रखने के बाद वो चिपचिपा हो जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो जैसे भोजन खाया और खाने के बाद जब पानी से उसको सोचो कि उसको एकदम कूट काट के पानी में मिला के देखो, का उस चिपचिपा बनेगा, वैसा नहीं बनेगा वो। जब तुम जो चबा करके निकलोगे अब फिर उसमें जो म्यूलिन जब मिलेगा तो उसका चिपचिपापन अलग होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। लाइसोजाइम की बात हमने बता दिया, ये कीटाणुओं को मारता है। लाइसोजाइम क्या करता है, ये कीटाणुओं को मारता है। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, मंड को सकरा में बदलता है। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, मंड को सकरा में बदलता है। इसके अलावा म्यूलिन का कार्य क्या होता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। अब चिपचिपा अगर बनेगा तो क्या हुआ, अब भोजन यहाँ से जो ग्रास नली है यहाँ से बड़ी आसानी से फिसलते हुए अंदर की ओर जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। क्यों, अगर चिपचिपा ना होता तो ये ग्रास नली में जाकर के फंसता भोजन। ठीक, तो कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। लाइसोजाइम का कार्य कीटाणुओं का मार मूर के खत्म कर देना। लाइसोजाइम पहले अपना कीटाणुओं का मार मूर के खत्म कर देता है। टाइलिन और डाइस्टेज क्या कर देते हैं, मंड को सकरा में बदल देते हैं। मंड को सकरा में बदल देते हैं। म्यूलिन क्या करता है, भोजन में मिल मिल के मिक्स कर देते, लीवर लीवर वाला चिपचिपा बना देगा। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो भोजन को ये कैसा है, चिपचिपा बना लेता है म्यूलिन। ठीक, बात समझ पा रहे कि नहीं, यहाँ तक आ गया समझ में। इसके अलावा देखो अब भोजन जो ये वाली जो तुम्हारी होती है पैरोटिड ग्रंथि, जो सांप वगैरह होते हैं उनके पास भी यही ग्रंथियां होती हैं। लेकिन सांप की जो विष की थैली होती है, वो विष जो सांप में भरा होता है, जो सांप ऐसे वहाँ फिर से एकदम डस लेती, तो जो विष निकलता है वो इसी ग्रंथि से निकलता है। कौन वाली ग्रंथि से, पैरोटिड से। तो सांप में जो विष की थैली होती है वो कौन ग्रंथि होती है, पैरोटिड। कौन होती है, पैरोटिड। और इसी में सांप का विष भरा रहता है। अगर सांप जो होते हैं ना, कुछ सांप ये सपोले पकड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, पैरोटिड ग्रंथि को निकाल देते हैं। और जब निकाल देते हैं सपोआ का तुम पकड़ के खिलाओ, वो कटिए लगी है ना, तो बस नहीं। बात समझ पा रहे कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं। ऐसे सांप होते हैं, उनकी ये ग्रंथि वो निकाल देते हैं, और जहाँ ये ग्रंथि निकल गई तो सांप की थैली निकल गई, मतलब विष की थैली निकल गई। और विष की थैली निकल गई तो सांप काटेगा तब असर होगा, नहीं होगा। तो भाई ये बात आपको समझ में आई, पैरोटिड ग्रंथि में सांप जो है अपना विष वगैरह रखते हैं। मेरी बात समझ पाए, इसीलिए इस थैली को हम क्या कहते हैं, पॉइजन ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है, जो पैरोटिड ग्रंथि होती है इसमें जब अगर मान लो विषाणु किसी तरीके से पहुंच गए, जीवाणु किसी तरीके से पहुंच गए, तो होता क्या है, वो वहां पे सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है, सूजन। पैरोटिड ग्रंथि जो है ना, गेंद पर इधर ऐसे गलसुआ निकला हुआ तब तुम वो चिपकावा धोपन। ठीक, तो गलसुआ ये कैसे निकलता है, जब कभी कभी अगर मान लो म्यूलिन सही से कार्य नहीं कर पाया और ज्यादा कीटाणु ज्यादा मात्रा में पहुंच गए और वो कीटाणु जाकर के पैरोटिड ग्रंथि में चले गए, तो पैरोटिड ग्रंथि क्या करेगी भैया, वो सूज जाती है। क्या हो जाती है, सूज जाती है। और सूज जाएगी तो ऊपर को ऐसे निकल आएगी, और जब निकल आती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये रोग हो गया गलसुआ है। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो ये यहाँ पे एकदम बड़ा बड़ा सा हो जाता है, फिर वहाँ पे अपना इलाज किया जाता है। ठीक, तो गलसुआ इलाज जो होता है, मतलब रोग होता है, वो किसमें होता है, पैरोटिड ग्रंथि में। सांप की जो थैली होती है वो कौन सी होती है, पैरोटिड ग्रंथि वाली। बात समझ पाए। ठीक, अब देखो अब इसके बाद फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये मान लो ये मुंह है, ये ग्रंथि के बाद इधर भोजन आएगा, ये ग्रास नली लगी हुई है। ठीक है, ऐसे ग्रास नली। ठीक, ग्रास नली ऐसे। अब फिर इधर अमाशय बना होता है इस तरीके से। ठीक है, अपना अमाशय कैसे बना होगा आप देख लेना, इधर अमाशय से बना मान लो है। तो अब यहाँ से ग्रास नली से भोजन यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पे इसमें आएगा अमाशय में। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो ग्रास नली जो होता है, ऐसा नहीं कि भोजन मान लो यहाँ से तुम ऐसे निकली तो एकदम हचाक से नीचे जाता है, ऐसे नहीं जाता है। भोजन देखो धीरे धीरे, ग्रास नली कैसे करता है, एकदम धीरे धीरे, एकदम ट्यूब जैसे होती है, ट्यूब में ऐसे ऐसे एकदम इसको ग्रास नली ऐसे दबा 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 के ऐसे भेजती है धीरे धीरे आराम से। क्योंकि हचाक से नीचे जाएगा तो तुम जो चीज़ खाओगे पेट में गिरेगा, दम दम सुनाई देगा तुमको आवाज़। बात समझ पा रहे, कोई भी चीज़ अचानक अगर गिराओ है तो उसमें आवाज़ आती है कि नहीं।
तो यहाँ पे जो भोजन है, ये ग्रास नली क्या करती है, भोजन को लाती तो है, यहाँ से तुम जब निकल लिए उसके बाद ये ग्रास नली सिकुड़ती रहती है, संकुचित होती रहती है, ठीक है। इसीलिए इसको आंकुचन या संकुचन कहते हैं। ऐसे संकुचित होकर के इसे करके इसे फूलेगी, इसे भोजन को दबा दबा के नीचे की ओर ले जाती है ग्रास नली से, ठीक है। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो सबसे पहले यहाँ पर आपने काम दांतों का काम समझ लिया, फिर तुम्हारी जो ग्लैंड्स हैं उनका काम समझ लिया, कौन ग्लैंड, लाल ग्रंथियों के बारे में उनका कार्य क्या है वो समझ लिया, और इसके बाद ग्रास नली जो है वो भोजन को इसे दबा दबा करके नीचे की ओर ले जाती है। बात समझ पाए? एनिमेशन वीडियो तो आपको दिखाएंगे तब आपको वो समझ में आएगा। इसको नीचे ले जाएंगे, फिर इसके बाद पेट में भोजन जाएगा। अब फिर मेन काम चालू होगा तुम्हारे अमाशय का। तो अमाशय को हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, इसको कल पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक आपको हमने बता दिया, ठीक। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पाचन ग्रंथि, लाल ग्रंथियां कितनी प्रकार की होती हैं? 3। कितने प्रकार की होती हैं? 3। कौन कौन सी, जल्दी बताओ। देखो ये चित्र में, देखो ये आदमी है, इस आदमी के अंदर देखो ये दांत दिख रहे हैं उसके, और ये वाली जो बड़ी ग्रंथि है ये कौन सी है? पैरोटिड। पैरोटिड के नीचे अगर आएंगे देखो ये सब मंडिबुलर, और ई जगह देखोगे तो ये सामने कौन? सबलिंगुअल, ठीक है। इधर कोने में गलसुआ निकलता है कि नहीं? ये निकलता है ना। इधर नीचे भी देखो यही वाली कौन सी है? सब मंडिबुलर यहाँ पे, ठीक, इधर है, और सबलिंगुअल इधर लगभग आती है, ठीक है, इधर कहीं रख देती हैं। तो 3 ग्रंथियां आपको दिख रही। सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली पैरोटिड। सबसे छोटी वाली सब मंडिबुलर, अरे सॉरी सबलिंगुअल सबसे छोटी हो गई, अब बीच वाली सब मंडिबुलर, ठीक। ये ग्रंथि आपको समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से हम लोग अब रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पाचन तंत्र के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। पाचन तंत्र जो है कितने तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे? 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने भागों? कॉपी खोलने लगे, याद घर में नहीं करियो है। कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं? 2। पहला वाला जो है वो कौन सा होता है? पहला वाला आहार नाल। पहला वाला कौन होता है? आहार नाल। दूसरा वाला जो होता है उसको कहते हैं संबंधित पाचन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है? आहार नाल के सबसे पहले क्या आता है? मुख गुहा। क्या आता है? ठीक है, मुख गुहा क्या आता है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद ग्रास नली। मुख गुहा के बाद ग्रास नली। ग्रास नली के बाद भोजन अंदर जाएगा तो अमाशय आएगा। अमाशय के बाद फिर क्या आता है? छोटी आंत, ठीक, सॉरी छोटी आंत ये फैली होती है इधर, छोटी आंत। फिर कौन आएगी? बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद गुदा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया आहार नाल के बारे में। आहार नाल के बाद हम इधर अगर करेंगे पाचन ग्रंथियों के बारे में, तो सबसे पहली वाली जो ग्रंथि होती है वो कौन होती है? लार ग्रंथियां। सबसे पहली कौन होती है? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां के बाद आएंगे पेट के अंदर होती है जठर ग्रंथि। पेट जो होता है 3 भागों में बांटते हैं, जो लास्ट वाला तीसरा भाग होता है उसमें होती है जठर ग्रंथि। कौन होती है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के बाद फिर हम लोग लीवर की बात करेंगे, और इसी के बगल में होता है पैंक्रियाज, या इसको अग्नाशय कहते हैं। ये भी अपना अलग अलग एंजाइम छोड़ते हैं। हमने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया? अभी दांत, पहले मुख गुहा के बारे में भी आपको पढ़ा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? मुख गुहा। तो मुख गुहा में 3 लोग होते हैं, एक जीभ होती है, एक दांत होते हैं, और लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक। तो जीभ के बारे में तो ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये केवल स्वाद के काम आती है, भोजन को पचाती वगैरह नहीं है। टेस्ट बताती है कि भोजन कौन कैसा है, ठीक है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है ना। दांतों के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? पीछे दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तेज बोलो, शर्मा रहे हो। तुम बताओ, दांतों का अध्ययन मास्क वाला नहीं पता? तुम बताओ। ऑडिटोलॉजी। जो क्या बता रहे हो शिवानी? ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन के बाद हमने आपको बताया था दांत जो होते हैं मेन रूप से अगर देखा जाए, उसके प्रकार नहीं बताया था कि दांत जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है, किस किस तत्वों से मिलकर के बने हैं, किस किस यौगिकों से मिलकर के बने हैं। तो दांत कितने प्रकार के यौगिक मिले हैं? मेन तत्व कौन होता है? कैल्शियम। कैल्शियम के सारे यौगिक होते हैं। कौन कौन से यौगिक होते हैं? नाम बताओ। सबसे पहला कैल्शियम फास्फेट, दूसरा कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा कौन सा होता है? कैल्शियम क्लोराइड। सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम फास्फेट, सबसे कम मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड। समझ पाए? दांतों का जो मेन रंग होता है वो सफेद नहीं होता है, वो हल्का पीला होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बताया था हमने आपको। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि दांतों की संरचना किस तरीके से होती है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो कठोर होती है उसको क्या कहते हैं? दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ये सफेद वाली जो दिख रही है एकदम ऊपर डिब्बा कठोर है, नहीं पता? पीछे क्या कहते हैं? नहीं पता शिवानी? सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामिल। उसके अंदर जो परत होती है, सबसे ऊपरी परत जो हो गई, ठीक, दांत ही मान लो इस तरीके से बना दिया हमने है,
ठीक है, ऐसे से दांत बना दिया, ठीक है, बन नहीं पाएगा। सबसे ऊपरी परत जो है ये वाली, ठीक, ये वाली जो परत है ऊपर वाली, इसको क्या कहते हैं? इनामल। इसके नीचे एक परत होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेंटाइन। आंतरिक के अंदर डेंटाइन आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर नीचे चैम्बर होता है, ये वाला कौन होता है? चैम्बर। चैम्बर के अंदर तुम्हारी सब नसें वगैरह होती हैं, वहां से रक्त का प्रवाह वगैरह होता रहता है। ये वाली जो ऊपर वाली परत होती है जिसको हम क्या कहते हैं? इनामल। इनामल बहुत कठोर होती है, इसको भेदना उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर कीड़े मकोड़े एक जल्दी से खा गए तो अंदर वाली जो परत है इसको हम क्या कहते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन को खाना बड़ा आसान हो जाएगा कीड़ों के लिए, तभी कीड़े जो ऊपर वाली परत को खा के अंदर घुस जाते हैं, फिर अंदर अंदर कोला करते हैं और दांत बेकार हो जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये हमने आपको बता दिया था। इसके अलावा दांतों के प्रकार अगर बताएंगे तो दांत अगर देखा जाए तो मेन रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, वो कितने होते हैं? 20, जो कि जीवन में 2 बार निकलते हैं। जो जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? डाईफ्यूडेंट। और जीवन में जो 1 बार दांत निकलते हैं वो मोनोफ्यूडेंट कहलाते हैं। ये इनकी संख्या 32 होती है। पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। पूरे जीवन काल में 52 दांत किसी व्यक्ति के निकलते हैं। इसके अलावा दांतों का प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहले ये 4 दांत होते हैं। इन चारों दांत को क्या कहते हैं? इंसिजर। जो 2 नुकीले निकले हैं इनको केनाइन। इसके बाद प्रीमोलर। प्रीमोलर के बाद मोलर, ठीक है। जो मोलर का 3rd मोलर होता है ये सबसे बाद में निकलता है, 24 साल के बाद। इसको हम क्या कहते हैं? अकल दाढ़ कहते हैं। इसके अलावा हम कह देंगे नोज टीथ किसे कहते हैं? तो इंसीजर को नोज टीथ कहते हैं। आई टीथ किसे कहते हैं? तो केनाइन को आई टीथ कहते हैं। चिक टीथ किसे कहते हैं? प्री मोलर को चिक टीथ कहते हैं। विजडम टीथ किसको कहते हैं? 3rd मोलर को कहते हैं। किसको कहते हैं? 3rd मोलर को कहते हैं। बात समझ पाए? बच्चों में दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20। मेन रूप से बच्चों में नहीं पाया जाने वाला टीथ कौन सा है? प्री मोलर बिल्कुल नहीं पाया जाता, और 3rd मोलर भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। मोलर बाकी पाए जाते हैं। 2 प्रकार के मोलर पाए जाते हैं। दांतों का सूत्र जो है वयस्क के लिए वो क्या था? बताओ, वयस्क के लिए दांतों का सूत्र क्या था? कितना था? 21, 23। ये रहा है, ये रहा है वयस्कों के लिए। तो देखो हमने आपको क्या बताया था? दांतों का एक तरफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इधर ये वाले ले लेंगे, कौन वाले? इंसीजर। एक ले लेंगे केनाइन, फिर उसके बाद प्री मोलर 2, अब मोलर ले लेंगे 3, ठीक। तो ये तो दांतों का स्ट्रक्चर सूत्र हो गया किसके लिए? वयस्कों के लिए। अगर हम बच्चों की बात कर देंगे तो उनके लिए दांतों का सूत्र क्या होता? बताओ। 2 तो ये तुम्हारे होते हैं, इंसीजर तो होता ही है, केनाइन भी होता है, केनाइन भी होता है। प्री मोलर 1 को होता है? नहीं होता। प्री मोलर 1 को नहीं होता। अब मोलर कितने होते हैं? केवल 2 ही होते हैं, तीसरा वाला नहीं होता। तो बच्चों का दांतों का फार्मूला ये हो गया 21, ठीक है। ये वयस्कों, ये बच्चों के लिए हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? हाँ, ठीक है। जो दांत होते हैं जो बाहर निकले होते हैं जिनको हम बोलते हैं वो कौन होते हैं? केनाइन नहीं होते हैं। केनाइन नहीं होते हैं। कौन होते हैं? इंसीजर। कौन होता है? इंसीजर। इंसीजर में कौन वाला? 2nd इंसीजर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? केनाइन नहीं होते हैं जो दांत खाने वाले होते हैं। कौन होते हैं वो? इंसीजर। और इंसीजर में कौन वाले? 2nd वाले। इंसीजर में कौन वाले? 2nd वाले। सबसे ज्यादा किस स्तनधारी में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं? नाम बताओ। किस स्तनधारी में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं? गधा, मच्छर स्तनधारी है। ये सब एक से एक। घोड़ा और सुअर, इसमें दांतों की संख्या 44 होती है। कितनी होती है? 44, ठीक है। देखो गधों, मच्छर स्तनधारी नहीं है, ठीक है, और कीड़ा मकोड़ा है, ठीक। तो स्तनधारी में कितने हैं? घोड़ा और सुअर जो होते हैं इनमें 44 होते हैं, और वैसे मच्छर के कितने होते हैं? 47 होते हैं, ठीक है। देखिए अलावा गाय वगैरह के कितने होते हैं? 32 होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से दांत वगैरह हमने आपको पढ़ा दिया था। इसके अलावा लार ग्रंथि की बात करेंगे तो लार ग्रंथियों में सबसे पहले बात करेंगे, एक पूरे दिन में जो कोई व्यक्ति है उसके कितनी लार निकलती है? 1.5 लीटर लार निकलती है। बच्चों के ऐसे ज्यादा निकलती है। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। नाम बताओ जल्दी से। सबसे बड़ी पैरोटिड, बीच वाली सबमंडिबुलर, तीसरी वाली सबलिंगुअल, सबसे बड़ी पैरोटिड, सबसे छोटी सबलिंगुअल, सबसे छोटी सबलिंगुअल, ठीक है। पैरोटिड जो ग्रंथि होती है सांपों में, सांप इसमें अपना जहर रखता है। क्या रखता है? जहर वो रखता है, ठीक। गलसुआ जो बीमारी होती है मम्स, जब पैरोटिड सूज जाती है तो वो बीमारी हो जाती है। बात समझ पाए? जो लार ग्रंथियां हैं इससे कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? 4। कौन कौन निकलते हैं? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, ठीक है। 4 प्रकार के हो गए। लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? कीटाणुओं को मार मूर देना पहले से, ठीक है। टाइलिन और डाइस्टेज जो होता है इनका कार्य क्या होता है? मंड को शर्करा में बदलना, मंड को शर्करा में बदलना। इसके अलावा लास्ट वाला जो म्यूलिन है भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बना देता है। यहाँ से भोजन, अब यहाँ तक काम खत्म उसका, इतना काम खत्म, मुख गुआ का काम खत्म। अब काम शुरू होगा
ग्रसनी का या ग्रास नली का, ठीक है। तो ग्रास नली क्या करती है, भोजन को नीचे लाएगी, आंकुचन का कार्य करती है, मतलब ऐसे ऐसे भोजन को दबा दबा के नीचे ले जाती है। अगर ऐसा ना ले जाती है डायरेक्ट भेजती, तो जब पेट में तुम पानी पीते तो दब दब गिरता, खाना खाते तो वैसे आवाज़ सुनाई देती तुमको, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अचानक कोई चीज़ घचाक से फेंको तो आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो उस तरीके से आवाज़ तुम्हें यहाँ सुनाई देती है। इसलिए भोजन आराम आराम से धीरे 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 यहाँ पर ऐसे से दबा दबा के इसको प्रेस करके भेजती है, कौन, ग्रास नली, ठीक है। आराम आराम से भेजती है यहाँ से, तो भोजन आराम से हमारे कहाँ तक पहुँच जाता है, अमाशय में पहुँच जाता है। अब मेन कहानी बचेगी अमाशय की, पेट की, ठीक है। तो पेट में क्या क्या होता है ये सब हम चीज़ें कल जानेंगे, ठीक। आज अपना इतना, बाकी वाला जितना है उसको अपना रिवीजन करते रहो।